हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो पहले लेक्चर में हमने देखा था हमारा, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल जो टर्म्स है उसके बारे में देख लिए थे। और हमारा दूसरा चैप्टर भी क्लियर हो गया था, यानी सेल वाला जो हमारा था। ठीक है। तो उसके बारे में भी देख लिए थे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो पहला हमारा जो दिया गया है विलियन क्या होता है, यानी सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबको पता होगा कि विलियन किसे कहते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये होगा कि उसमें डिफाइन यदि करने के लिए दे दिया जाए तो डिफाइन आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसे रट्टा भी मार सकते हो तो रट्टा भी मान लीजिएगा। तो हमारा देख लीजिए विलेय व विलायक के मिश्रण को, कोई विलेय है और विलायक। ठीक है। विलेय का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसमें किसी भी चीज़ को मिलाया जा सके उसे विलेय कहते हैं। और जबकि जो विलायक होता है, किसी चीज़ में मतलब मिला दिया जाए तो घुल जाए, ठीक है, तो उसे विलायक कहते हैं। तो कोई भी मतलब यानी कि कोई भी विलेय या विलायक, वह विलायक के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, हम विलेयन कहेंगे। तो इसमें एक जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना भी सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनर को दिखा भी सकते हैं। इसके बाद जो विलय हमारा क्या होता है, वे अणु या पदार्थ जो विलायक में घुलकर, यानी विलायक में घुलकर क्या करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं, विलय कहलाते हैं। विलय जो होते हैं हमारे विलयन में कम मात्रा में उपस्थित घटक को विलय कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विलायक। तो जो पदार्थ जो विलय को घोलते हैं, जो विलय हमारा होता है उसे घोलते हैं, विलायक का कार्य करते हैं। विलयन में अधिकता में उपस्थित घटक को विलायक कहा जाता है, जिसकी जो हमारी भौतिक अवस्था होती है विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है। विलयन के प्रकार देखते हैं तो विलयन कुछ इस प्रकार से कुछ इसमें दिया गया, जैसे हमारा गैस और गैस का मिश्रण। ठीक है। तो विलयन, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, विलायक जो होगा वो वायु होगा, गैस द्रव। ठीक। तो गैस और द्रव का जो हमारा विलयन होगा वो हमारा सोडा वाटर कहलाएगा। इसके बाद गैस और ठोस का जो विलयन होगा हमारा वो कहलाएगा पैलेडियम में हाइड्रोजन। इसके बाद हमारा तीसरा जो हमारा है वो हमारा है सॉरी चौथा हमारा द्रव और गैस का मिश्रण। तो जो हमारा द्रव और गैस का जो मिलन होगा तो उसमें जो विलायक होगा, ठीक है, वो हमारा हवा में आर्द्रता होगा। तो इसमें दिया गया है कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो इसमें देखिए विलयन के प्रकार, तो विलयन के प्रकार इसमें दिया गया है नॉर्मल विलयन, ठीक है, फ्लैसिड विलयन, प्लाज्मोलाइज्ड विलयन। ठीक है। तो इसमें दिया गया। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं हमारा। तो नेक्स्ट हमारा दिया गया, इसमें कुछ टर्म्स दिए गए, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। इसमें से अल्प परासारी विलयन, ठीक है, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो एग्जाम के वजह से वेरी इंपॉर्टेंट से, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये कम विलय, ठीक है, अस्तर वाले सॉल्यूशन विलयन होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्यूशन विलयन होते हैं। ठीक है। कि ये कम विलय यानी कि बहुत ही कम घुलेंगे। ठीक है। अगर हम जीवित कोशिका अल्प परासारी विलयन जिसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं में रखते हैं तो कोशिका में मौजूद जो होती है, ठीक है, पानी की जो तुलना में जो पानी की उच्च सांद्रता के कारण जो पानी होगा, ठीक है, कोशिका के अंदर जाता है, तब ये जो होती है कोशिका हमारी फूलकर सूज जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है हाइपरटोनिक। तो पहले हाइपोटोनिक देख लिए, ठीक है, इसके बाद हमारा हाइपरटोनिक देख लेते हैं। हाइपोटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक देख लेते हैं। तो जो हमारा हाइपरटोनिक जो हमारा होता है ये उच्च विलय स्तर वाले अति परासारी, ठीक है, परासारी विलयन जिसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम जीवित कोशिकाएं अति परासारी विलयन जिसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो कोशिका में मौजूद पानी की तुलना में पानी की कम सांद्रता के कारण पानी कोशिका से बाहर निकल जाता है। तब कोशिका सिकुड़ जाती है और प्लाज्मोलाइट्स जीवद्रव कुंचित हो जाती हैं। ठीक है। तो सब देख लिए हैं। इसके बाद दिया गया आइसोटोनिक। तो अगर दोनों विलयन में विलय की सांद्रता की मात्रा समान है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, समप्राशय, इसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक विलयन कहेंगे। यानी कि जो हमारा विलयन है हमारा, ठीक है, उसमें विलय और विलायक जो हमारा, ठीक है, तो उसकी सांद्रता रहेगी उसमें समान रहेगी यानी बराबर रहेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद देख लेते हैं विसरण क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट से विसरण क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग, ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः, ठीक है, स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। वह क्रिया विधि जिसमें विलय के अणु या कण विलयन में जाकर उसके सभी भागों की सांद्रता को कम कर देते हैं, विसरण कहलाते हैं। या फिर इस प्रकार के वो देख सकते हैं, विलय के अणुओं का विलयन की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बिना किसी पारदर्शी झिल्ली के द्वारा गमन अथवा विलायक का विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर
गमन करना हमारा क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। यानी कि इसमें दिया गया है कि यदि अधिक सांद्रता रहेगी तो उसमें कम सांद्रता की ओर विलयन करेगी, और जब कम रहेगी तो वो अधिक की ओर, जब तक वो दोनों का जो माइनस हो रहेगा वो बराबर ना हो जाए। इस एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें मटका है, एक मटका है, इसमें पानी इतना है, इसमें पानी इतना है, ठीक है। यानी कि 1 मिनट और देख लीजिए, इससे पानी कितना है हमारा, इतना है। तो जब तक भर, ठीक है, यदि दोनों को बराबर रख दिया जाए, ठीक है, यानी इसे बराबर कर दिया जाए, तो जब तक वह दोनों का जो सॉल्यूशन है बराबर ना हो जाए, बराबर, ठीक है, तब तक वह ये दोनों की क्रिया चलेगी। यानी कि हमारी जो डिफ्यूजन की क्रिया जो रहेगी हमारी हमेशा चलती ही रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट ज़रा वेट कीजिए। तो 1 मिनट बहुत नीचे चले गए हम। तो इसके बाद 1 मिनट, हाँ 1 मिनट वेट कीजिए। गाल्जी का है, ये सब हो गया था हमारा, ठीक है। डाइकाइनेसिस भी हो गया था हमारा, ये सब भी। हाँ, तीसरा चैप्टर हम आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें तो हमारा क्या हो गया, विसरण हमारा हो गया था। तो विसरण में देख लीजिए, आमतौर पर पहले ही बता चुका हूँ क्या होता था। इसमें देख लीजिए एक नियम हमारा ग्राहम का विसरण का नियम, या फिर गैस समीकरण जिसे बोलते हैं। और ये क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्राहम के विसरण का जो नियम होता है, गैस की विसरण की दर से संबंधित एक नियम है, जिसे स्कॉटलैंड के रसायन शास्त्री जिसे थॉमस ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था, थॉमस ग्राहम ने किया था। थॉमस ने प्रयोगों के आधार पर पाया कि किसी गैस की विसरण जो होती है की दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्ग मूल के व्युत्क्रमानुपाती हैं। किसी गैस की जो विसरण दर होती है, ठीक है, जो हमारे किसी गैस की विसरण दर जो होती है, ठीक है, उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसमें जो एक फार्मूला है हमारा, ठीक है, रेट 1/रेट 2 बराबर √m2/m1, ठीक है, जहाँ रेट 1 का मतलब होता है पहली गैस की विसरण की दर, और दूसरा हमारा होता था दूसरी गैस की विसरण की दर। तीसरा हमारा जो हमारा m1 था हमारा, इसमें क्या आता था, पहली गैस का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर मास जिसे कहते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा था दूसरी गैस का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा ऑस्मोसिस क्या है। तो देखिए, इसमें परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक अणु अर्धपारगम में झिल्ली की मेम्ब्रेन से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि अर्धपारगम झिल्ली मेम्ब्रेन के दोनों ओर, ठीक है, तरल पदार्थ की मात्रा बराबर नहीं हो जाती। अर्थात जो हमारा होता है विलायक का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, विलायक का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्ध पारगम में झिल्ली के से में होकर, ठीक है, में से होकर स्वतः प्रवाह करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, हम डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस हम कहते हैं, सॉरी ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है, या फिर परासरण कहते हैं। एक देख लीजिए, इसमें कुछ इस प्रकार से दिए गए परासरण का चित्र, ठीक है। पारगम में झिल्ली इसमें दे दिया गया बीच में, और इसमें जल के अणु दे दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें विलायक की उपस्थिति भी है, इसमें विलयन भी हमारा है, और जो हमारे छोटे छोटे जो कण हमारे वो विलेय कण होते हैं या फिर विलेय अणु होते हैं। तो परासरण का कारण क्या होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए, वेरी इंपोर्टेंट है। तो कोई भी जो परासरण होता है दो क्षेत्रों में विलायक सॉल्वेंट अणु की मुक्त ऊर्जा की वह वजह से होता है। विलयन में मौजूद मुक्त जो ऊर्जा की तुलना में शुद्ध पानी या विलायक सॉल्वेंट में ज़्यादा मुक्त ऊर्जा होती है, इसलिए परासरण के यानी ऑस्मोसिस के दौरान विलायक जो होता है, सॉल्वेंट जो होता है या पानी, अपनी मुक्त ऊर्जा के उच्च क्षेत्र से अपनी मुक्त ऊर्जा के निम्न क्षेत्र की ओर अर्धपारगम में झिल्ली यानी मेम्ब्रेन के माध्यम से होकर जाता है। परासरण तथा विसरण में अंतर यानी डिफरेंट देख लेते हैं। तो विलायक अणु हमारे है, विलायक है, ठीक है। इसके बाद विलायक अणु है, देख लीजिए, ठीक है। तो विसरण तथा परासरण इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कुछ नॉर्मल दिया गया है। विलायक अणु है तो इसमें भी विलायक अणु दिए गए हैं। इसके बाद अर्धपारगम झिल्ली इसमें है, जबकि इसमें अर्धपारगम झिल्ली द्वारा नहीं किया जाता है, बिना अर्धपारगम झिल्ली द्वारा। इसके बाद विलेय अणु है, ये सब जो हमारे होते हैं, ठीक है, ये हमारे जो होते हैं ये सब हमारे विलेय अणु होते हैं, और इसमें भी विलेय अणु उपस्थित होते हैं। और इसके बाद सांद्र विलयन होता है। ये क्या होता है, सांद्र विलयन होता है, ये निम्न विलयन होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं जो परासरण और विसरण में डिफरेंट। तो क्वेश्चन आप सबको को सभी करने हैं,
ठीक है, छोड़ के नहीं आने। इसमें दिया गया पराशर और विसर्ग। तो पराशर में जो अर्धपारगम में जो झिल्ली का होना आवश्यक होता है पराशर में, जबकि विसर्ग में किसी भी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। जो पराशर होता है में कणों का प्रवाह जो होता है केवल एक दिशा में होता है, अर्थात केवल विलायक के कण गति करते हैं, जबकि विसर्ग में विलायक और विलय होने की दोनों कण विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। जो हमारे विसर्ग में विलायक और विलेज होते हैं दोनों कण विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत। विलायक जो रहेगा हमारे विलय की ओर करेगा और विलय जो रहेगा विलायक की ओर करेगा, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता और निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर करेगा। जबकि पराशर में कणों का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, या फिर चाहे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो या फिर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। समझ रहे हैं आप लोग बात? तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है पराशर में विलय के कण जो होते हैं कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रभावित होते हैं, जबकि विसर्ग में कणों का प्रभाव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। जो पराशर होता है इसमें, ठीक है, विलायक के कण जो होते हैं कम सांद्रता से वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रभावित होते हैं, जबकि विलय जो विसर्ग होता है इसमें विसर्ग में कणों का जो प्रभाव होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। पराशर दाब क्या होता है? पराशर दाब जो होता है उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन में अर्धपारगम में झिल्ली के द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। यानी कि जो हमारे विलय होते हैं या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं जो हमारे उच्च सांद्रता वाले और निम्न सांद्रता, यानी कि जो कण होते हैं जल के कण, एक प्रकार से समझ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। उच्च सांद्रता वाले जो कण है इसमें, ठीक है, इसमें निम्न सांद्रता वाले कण है, तो इसमें जो प्रभावित होंगे तो इसमें क्या होगा, एक बीच में जो मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, तो हमारे निम्न सांद्रता एक हमारा दबाव उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? हमारा दबाव पैदा करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? हम पराशर दाब कहेंगे। पराशर का महत्व देख लेते हैं। तो मैदान में जड़ का तक जल का जो स्थानांतरण होता है वो पराशर से होता है। कोशिका के मध्य जल का विसर्जन इसी प्रक्रिया से होता है। कोशिका के मध्य जो होता है हमारा जल का जो विसर्जन होता है इसी प्रक्रिया से होता है। इसके बाद नई कोशिका के विकास के लिए स्फीत अवस्था वो चाहिए होती है, और कोशिकाओं की जो हमारी कोशिका होती है, ठीक, कोशिकाओं की स्फीता पराशर की प्रक्रिया द्वारा ही होती है। नेक्स्ट हमारा चलता है हमारा चैप्टर 4, यानी कि हमारा प्लांट वाटर रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के सेंड कीजिए, ठीक है, मैसेज जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।